नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि कभी बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुसलमानों की हिमायती बनने की बात किया करते थे। आज वही नीतीश कुमार मुसलमानों से आखिरकार तौबा करके किनारे लगा ही दिया। जिन मुसलमानों के हिमायती बनने की बात नीतीश कुमार कभी किया करते थे, आज एनडीए के साथ जाकर नीतीश कुमार मंच से ये बातें दोहराते हैं कि अब वह बीजेपी से कभी अलग नहीं होंगे। तो शायद नीतीश कुमार को भी महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे देखने के बाद एहसास हो गया है कि अब देश में एक ही विचारधारा के साथ आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने में सफलता मिल सकती है और उसका नाम है दोस्तों बीजेपी। बीजेपी का साथ और हिंदुत्व की छवि है, तभी तो मुसलमानों के हिमायती बनने वाले नीतीश कुमार आज पटना में सबसे बड़ा जलसा हुआ और इस जलसे से नीतीश कुमार खुद को दूर कर लिए। नीतीश कुमार जिस जलसे से दूरी बनाए, अगर उसमें जाते तो शायद नरेंद्र मोदी के आंखों में खटकने लगते, अमित शाह के बयानों में नीतीश कुमार शामिल हो जाते। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि गलती अब नहीं होगा, गलतियों पर गलती अब नहीं करेंगे। शायद यही वजह है कि जिस मुसलमानों के हिमायती होने का दावा कभी नीतीश कुमार किया करते थे, कभी तमाम बिहार के राजनीतिक दल के नेता किया करते थे, वो इस जलसे से दूरी बना ली और बिहार में जो मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा बनकर घूमते थे, मुसलमानों ने उस कार्यक्रम में उन्हें न्योता तक नहीं दिया, निमंत्रण तक नहीं दी गई थी। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को, जी हां दोस्तों, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को पूछा तक नहीं गया था। नीतीश कुमार और चिराग पासवान को बाजाबता निमंत्रण कार्ड भी भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद ना नीतीश कुमार आए और ना ही चिराग पासवान पहुंचे। अब सवाल शुरू हो गया है। अब दोस्तों सवाल शुरू हो रहा है। अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी जलसे की तस्वीर है जिस जलसे में पूरे प्रदेश के मुसलमान पहुंचे हुए थे। मुस्लिम समाज के जो अलग अलग कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मुसलमानों के हित में काम करने वाली जो संस्था है, उसके जो मौलाना अरशद मदनी हैं वो पहुंचे हुए थे और इनका मकसद सिर्फ सीधे तौर पर दोस्तों जो है वो ये था कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जो चर्चा पिछले साल सदन में हुआ, जिस चर्चा के बाद बवाल मचा संसद के अंदर, तो विरोध करने वाली पार्टियों के सांसद सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर कई आरोप लगा दिए। उसी मामले के विरोध को देखते हुए जेपीसी ने इसके लिए कई अहम बैठक की और इसके बैठक के प्रमुख जो थे बीजेपी के नेता थे और उन्होंने कहा था कि इस सत्र में, शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी जो 2 दिन बचेंगे उनमें हम किसी दिन जो रिपोर्ट है बैठक की वो उसको शामिल कर सकते हैं। वो बोर्ड संशोधन को लेकर जो सरकार ने कानून बनाया उसमें संशोधन की बात की जा रही है और जो संशोधन जो आया है सामने उसमें कई तरह की बातें और कहा जा रहा है कि मुसलमानों का जो हक है वो छीना जा रहा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ पटना में एक बड़ा जलसा का आयोजन किया गया था। वो बोर्ड संशोधन विधेयक के नाम पर जमीयत उलमाए बिहार के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया था और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो है मौलाना अरशद मदनी शामिल हो रहे थे। वो शामिल भी हुए, लेकिन इस जलसे में जिस तरीके से बिहार के सीएम नीतीश कुमार को निमंत्रण दिया गया, चिराग पासवान को निमंत्रण दिया गया, वो शामिल नहीं हुए। अब आपको दोस्तों बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को इस जलसे से दूर रखा गया, लेकिन बिहार में तो मुस्लिम समुदाय हैं या मुसलमानों के बड़े हिमायती वो माने जाते थे, लेकिन उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया। वो बोर्ड संशोधन विधेयक के इर्द गिर्द जो सियासत मची है उसने अब नई समीकरण को खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये उठने लगा है दोस्तों कि आखिरकार बिहार के सीएम नीतीश कुमार क्यों इस जलसे से दूरी बना ली। तो दरअसल दोस्तों, राजनीति के जो जानकार हैं उनका मानना है कि नीतीश कुमार के लिए यह सम्मेलन कठिन समस्या पैदा कर रहा था। अगर वो सम्मेलन में भाग लेते तो उन्हें भाजपा की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन अगर वो नहीं गए तो मुसलमानों के सामने वह जो छवि है उसमें अब वो समझ चुके हैं कि मुसलमानों का जो निर्णायक वोट है वो उपचुनाव में भी दिखाई पड़ा और आने वाले जो चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा। तो मुसलमानों के हिमायती बनकर कभी नीतीश कुमार को कोई खास लाभ शायद नहीं होगा। यही वजह है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुसलमान से किनारा करने की शुरुआत कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यही वजह है कि नीतीश कुमार ने मुसलमान से किनारा करने की शुरुआत कर ली है। आज के जलसे में
या जलसे का मतलब तो यही है दोस्तों कि नीतीश कुमार का नहीं जाना अब ऐसा नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बाहर नहीं निकले थे। दरअसल दोस्तों सुबह से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में बाहर निकले हुए थे। वो गए हुए थे विकास के कार्यों का मुआयना करने के लिए, वहां का जायजा लिए। दोस्तों नीतीश कुमार भीटा गए हुए थे, उसके बाद रोड जो एक SDRF की जो बटालियन है उसके जो मुख्यालय बन रहा है उसका निरीक्षण उन्होंने किया। लेकिन दोस्तों बापू शाह बागार में जहां हजारों की संख्या में भीड़ मौजूद थी उस जलसे में वो नहीं गया। देखिए जो तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं दोस्तों उसी भीड़ की तस्वीरें हैं। अब नीतीश मैसेज क्या दे रहा है? दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार जिस कश्मकश में फंसे हुए थे उस कश्मकश को लेकर उन्होंने दूरी बनाई कि जाएंगे तो अपने नाराज हो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो वोटरों के बीच एक मैसेज चला जाएगा। तो दोस्तों खैर नीतीश कुमार की जो दुविधा है, जो कश्मकश है वो अलग है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार वो बोर्ड के माध्यम से जो माहौल देश के अंदर तैयार हुआ है उसके साथ एनडीए के अंदर किस तरीके से जो है वो बवाल मचाया जाए। एनडीए के नेता अगर खुद वो वोट संशोधन विधेयक के खिलाफ चले जाए तो बवाल मचना तय था। और इसी बात को लेकर जो है बिहार में जमीयत उलमा के तत्वावधान में वो वोट संशोधन विधेयक के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी हुई थी। अब इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को खास तौर पर आमंत्रित किया गया था। जमीयत उलमा से जुड़े कई कार्यकर्ता पटना पहुंचे थे। जो भीड़ जो आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें उनकी शक्ति प्रदर्शन भी देखी जा रही है। अब दोस्तों नीतीश कुमार के सहारे जमीयत उलमा चाहता था कि वो केंद्र पर दबाव डाले, लेकिन दोस्तों नीतीश ने तो इस जलसे में जाना ही मुनासिब नहीं समझा। और यही वजह है दोस्तों कि नीतीश के नहीं जाने के साथ ये साफ हो गया, ये तस्वीर साफ नजर आ रही है कि संसद में जब इस पूरे मामले पर, इस पूरे मसले पर अब बैठकों का दौर होगा तो या फिर कोई मुद्दा संसद के सामने आएगा तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इससे तौबा करते हुए दिखाई पड़ेगी। दोस्तों बीजेपी की सरकार जो केंद्र में चल रही है वो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के सहारे इस वक्त चल रही है। उनके बैसाखियों के सहारे चल रही है, लेकिन दोनों ही प्रदेश के मुखिया को लेकर जमीयत उलमा जो है वो सीधे तौर पर इस इंतजार में था कि इन दोनों मुख्यमंत्रियों के दबाव के साथ बीजेपी इनके मजहबी दास्तां को बदलने में जो है वो जो सीधे तौर पर सफलता हासिल नहीं करें। लेकिन ऐसा होते हुए दोस्तों नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब आज जिस तरीके से दोस्तों इस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर सीधे तौर पर जो गेस्ट थे उन्होंने इस बात का एहसास कर दिया ये, और उनको इस बात का एहसास भी हो गया है क्योंकि मौलाना अरशद मदनी ने अपने संशोधन के दौरान ये बातें दोहराई। उन्होंने कहा है कि केंद्र की जो वर्तमान की सरकार है जो ये चीजें नहीं समझ रही हैं कि हमारे जो समाज है, हमारे जो मुसलमानों के लिए जो कुरान में बातें लिखी गई हैं उसे इतर हम कैसे जा सकते हैं, लेकिन वह हमारे धार्मिक मामले में अगर हस्तक्षेप कर रहे हैं तो ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तकरीबन दोस्तों 1.5 घंटा तक जो है वो इस पूरे कार्यक्रम में बोलते रहे, लेकिन जो तस्वीरें निकल के दोस्तों सामने आई वो दिखा रहा है कि बिहार के मुसलमान देश भर के मुसलमानों के सामने अपनी एकजुटता के साथ मौलाना अरशद मदनी के इस कार्यक्रम में वो डटे रहे। जो भीड़ थी उम्मीद में थी, लेकिन भीड़ उम्मीद बनकर जो आई थी वो उम्मीद टूटकर उनकी जो है वो चली गई। वो वोट संशोधन जो बिल था, विधेयक था, और इसी को लेकर बैठक थी। पूरे बैठक के दौरान वो वोट को लेकर के दोस्तों बातचीत हुई। कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार के द्वारा जब वोट को लेकर जो कानून लाया जा रहा है जिसके लिए पूरे देश के अंदर जेपीसी की बैठक की गई, इस बैठक में हर दल के नेताओं ने अपनी बातें रखी, लेकिन एनडीए के सहयोगियों ने तो अपनी बातें बिल के पक्ष में रखी होगी। विरोध करने वाले नेताओं की तो बातें सुनी नहीं गई, ये आरोप भी लगता रहा। और अभी भी जब रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 1 सप्ताह का बात किया जा रहा है दोस्तों, उसमें भी विपक्ष के सांसद कह रहे हैं कि उन्हें और वक्त चाहिए। अब मामला दोस्तों स्पीकर के फैसले पर निर्भर करता है। इधर स्पीकर से विपक्ष के सांसद वक्त मांग रहे हैं और इधर विपक्ष के वो लोग जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कमजोरी को आगे किया जाए। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साथ लाया जाए, उनके साथ स्पष्ट नहीं बोलने से भी ये मैसेज आ रहा है कि बिहार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का इरादा क्या है। तो दोस्तों अब इनके इरादे पर टिका है वो बोर्ड का भविष्य, संशोधन कानून का भविष्य और मुसलमानों के हिमायती होने का सबसे बड़ा जो लोग दावे करते थे उसकी सच्चाई। फिलहाल दोस्तों आप मदनी का बयान सुनिए
किस तरीके से वो दोनों प्रदेश के लोगों से उम्मीद करते हैं, दोनों प्रदेश के जमहूरियत का जो फैसला है उससे वो चाहते हैं कि लोग जो है वहाँ की जो सरकार है वो उस पर किस तरीके के फैसले लेती है, जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन इस बैठक में नीतीश का नहीं जाना दोस्तों एक तरीके से नीतीश कुमार का अपना फैसला है, जो बता रहा है कि संसद में अब वो इस कानून के पक्ष में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों उसका असर ये होगा कि जिस वोट कानून संशोधन को लेकर पूरे देश में मुसलमान विरोध जता रहे हैं, शायद वो संसद में इस बार पास हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको वो सुनवाते हैं जो मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा है। तो चलिए अब उसको सुनिए। बहुत बड़ा तबका है जो इस नफरत की सियासत को मुल्क की तबाही का सबब समझता है। जमीयत उलमा की ये तहरीक है, हम इसीलिए आपके पास आए। हम वक्फ बिल को एक मजहबी मसला समझते हैं। वो कहते हैं कि हम मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। मैंने जो बात कही है इसीलिए कि ये आवाज उन तक पहुंचे कि वक्फ को जिंदा रखना ये हमारा मजहबी फरीदा है, हमारा मजहब है वक्फ। अगर आप उसकी तायीद करेंगे तो मुसलमान खुद फैसला करे कि आपकी गवर्नमेंट आपके मजहब को जिंदा रखना चाहती है या आग लगाना चाहती है। आप इस तारीख को बुझाना चाहते हैं, कहते हैं बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि हम नहीं बुझाना। मैंने कहा कि ये हो नहीं सकता कि आप पैसा दें इन्हें और फिर इनके निजाम तालीम और निसाब तालीम में दखल न दें। आवाज आई हम वादा करते हैं कि नहीं देंगे। मैंने कहा अच्छा, मैं आपको झूठा नहीं कहता हूं। मुझे ये बताइए कि अभी इलेक्शन में 3 साल बाकी हैं, क्या आप ये जमानत दे सकते हैं कि 3 साल के बाद जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन के नतीजे में कामयाब होकर आप ही इख्तिदार की कुर्सी पर बैठेंगे? कहने लगे नहीं दे सकते। मैंने कहा तो आप तो 3 साल की जमानत नहीं देते और मेरे दिल में यह अरमान है कि अगर कयामत तक मैं जिंदा रहूंगा तो मदरसों को लेके चलूंगा। बाग वक्फ करने की नबी करीम अलैहिस्सलाम से इजाजत चाहिए, जो खैबर में था। आपने फरमाया मेरी राय ये है कि तुम बाग को वक्फ मत करो, बल्कि बाग के की खजूरों को वक्फ कर दो फुकरा और मसाकीन के लिए, इसलिए कि बाग तुम्हारा रहेगा। बाग इसका मोहताज है कि तुम उसकी देखभाल करो। वक्फ कर दोगे कोई देखभाल नहीं करेगा। बाग तुम्हारा है, तुम उसकी देखभाल करो, जो फल उसके ऊपर आएगा वो फकीरों को और मोहताजों को तकसीम कर दो। उन्होंने ऐसे ही कर दिया। मेरे भाई वक्फ 1400 साल से चला आ रहा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, रसूलुल्लाह ने हदीस के अंदर फरमाया है। और चूंकि ये मजलिस इसकी नहीं है, वरना तो बेशुमार औकाफ हैं। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के अंदर वक्फ किए हैं। ये हमारा मजहब है, आप क्यों उसके अंदर दखल देते हैं? आप ये कहें कि दस्तूर में लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं मानते कि मुसलमान को आजादी है अपने मजहब की हिफाजत की। आप ये नहीं जानते एक एक मजहब की जुजियात को दस्तूर के अंदर जमा करना मुमकिन नहीं है। मजहब इस्लाम तो आदमी के पैदा होने से पहले मौत के बाद तक कब्र के अंदर जो सूरत हाल होती है, इस्लाम उस सबको अपने अहाते में लिए हुए। आपके दस्तूर में कितनी गुंजाइश होगी इसकी? ये बात कह दिया कि हमें अपने मजहब पर चलने और अपनाने का हक है, उसे जिंदा रहने का हक है। हम ये बात कह रहे हैं, हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत है। इसका मतलब है कि बिहार का मुसलमान हर उस ताकत का मुखालिफ होगा जो वक्फ तरमीमी बिल की तायीद करेगा। इसलिए आप हजरात का इस गर्म जोशी के साथ यहाँ आना मैं
जमीयत उलमा के खादिम की हैसियत से आपका शुक्रिया अदा करता हूं।